नमस्कार, मैं हूं राजीव रावत। आप देख रहे हैं न्यूज नशा। जिस सदन को सोमवार तक चलना था, उसका स्थगन हो गया शुक्रवार की शाम को। बहुत सारे घटनाक्रम हो रहे थे जिस पर पूरा देश की निगाह थी। अब उन पर क्या होगा? उम्मीद हो रही थी क्या एससी एसटी को लेकर सरकार ने जो वायदा किया है एससी एसटी के सांसदों से, या भरोसा दिलाया पीएम ने, उसको लेकर कोई बिल आएगा। ऐसा हुआ नहीं। जो विवाद हुआ था राज्यसभा में, उसको लेकर क्या होगा? महाअभियोग तक की बात चल रही थी, सांसदों पर कार्रवाई होगी या सांसद महाअभियोग लाएंगे, लेकिन सदन हो गया स्थगित। खबर यह है कि तकरीबन 90 के आसपास, 90 कह रहे हैं और 80 की बात भी हो रही थी, 80 सांसदों ने दस्तखत कर दिए थे महाअभियोग प्रस्ताव पर। इस बीच सदन स्थगित हो गया। अब इसको लेकर क्या होगा? देश भर में सबकी निगाह इस पर है। हम कोशिश करेंगे कि तकनीकी पहलू क्या है इसे समझने की, और इसके लिए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी जुड़ेंगे, जिन्होंने बारीक अध्ययन किया है इन सभी तमाम चीजों पर, क्योंकि भारत में इससे पहले किसी उपराष्ट्रपति पर महाअभियोग प्रस्ताव आया हो ऐसी घटनाक्रम हुई नहीं। भट्ट साहब, बहुत स्वागत है आपका जी। नमस्कार। इसके कानूनी पहलू क्या है? अब महाअभियोग प्रस्ताव लाने को लेकर 80 सांसदों ने दस्तखत कर दिए थे, ऐसे विपक्षी दल के सूत्रों ने मीडिया को बताया है। 50 सांसदों की आवश्यकता थी, और जो स्थिति है सदन की, राज्यसभा की, उसमें सत्ता पक्ष के पास बहुमत नहीं है। मतलब प्राइमा फेसी यदि ये आता तो ये बिल पास हो जाता, ये प्रस्ताव, और प्रस्ताव पास होने का मतलब महाअभियोग पास हो जाता। लेकिन अभी अचानक जो भी रणनीति बनी होगी लोकसभा सचिवालय में, राज्यसभा सचिवालय में जो कानूनी राय ली होगी, अचानक कल शाम को सदन का स्थगन कर दिया गया। इसके बाद अब क्या पहलू बचे हुए हैं? नमस्कार राजीव जी, जैसे आपको पता है कि भारत का संविधान एक बहुत ही शानदार संविधान है, और इसके जितने भी अनुच्छेद हैं या अनुसूचियां हैं, उनका एक गहन अध्ययन किया गया। और ये महाभियोग वाली जो प्रक्रिया है, ये हमने आयरलैंड, अमेरिका, इनके संविधानों से ली है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जी के चुनाव जो होते हैं, उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 66 के अनुसार उसमें चुनाव की प्रक्रिया है, जो एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। आपको पता है, राज्यसभा, लोकसभा और विधानमंडल दल के सदस्यों के द्वारा चयन किया जाता है, निर्वाचन होता है। और 67B जो महाभियोग है, इम्पीचमेंट, ये जब आता है तो राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी दोनों पर अलग अलग तरह से है। लेकिन उपराष्ट्रपति जी पर जब ये आता है तो ये थोड़ा सा आसान होता है महामहिम राष्ट्रपति जी के अपेक्षाकृत, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी पर ये तभी आता है जब संविधान का कोई उल्लंघन किया गया। लेकिन यहाँ स्थिति दूसरी है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ राज्यसभा जैसे भी चाहे, दुर्व्यवहार के मामले में चाहे तो ला सकती है, और इसके लिए आवश्यक है कि उस सदन के 1/4 सदस्यों का एक लिखित नोटिस 14 दिन पूर्व होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, तब ये लाया जा सकता है 14 दिन पूर्व। और लोकसभा के सदन का भी इसमें साधारण बहुमत होना चाहिए, और राज्यसभा के 2/3 बहुमत से इसे पारित किया जा सकता है। ये इसकी मोटी बात है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात इसमें यह है कि जब ये प्रस्ताव विचाराधीन हो तब वो पीठ पर नहीं बैठेंगे। ये बड़ी बात इस प्रस्ताव में है कि जब ये प्रस्ताव विचाराधीन होगा तो तब महामहिम उपराष्ट्रपति जी सभापति हैं उच्च सदन के, दो विषय हैं। तब वो पीठ पर नहीं, आसन पीठ को पर नहीं बैठेंगे, उप सभापति का वो काम नहीं देखेंगे। जी। अब जो आपने कहा इसको जरा और समझाइए, इलाबरेट कीजिए। विचाराधीन मतलब आपने नोटिस दिया, विपक्ष ने, नोटिस के बाद 14 दिन की म्याद है, 14 दिन के बाद ये प्रस्ताव पेश किया। 14 दिन पहले नोटिस ये देना पड़ेगा कि हमें ये महाअभियोग प्रस्ताव लाना है, इसका नोटिस। जी। आचरण को नोटिस, इन चीजों पर आपत्ति है, ये इन्होंने सुधारा नहीं, इसलिए हम मजबूर हैं इनके खिलाफ महाअभियोग लाने के लिए। जी। और उन 14 दिनों के दौरान और उसके बाद जब ये महाअभियोग पेश हुआ, फिर चर्चा होगी और मतदान होगा।
जी आप कह रहे हैं कि जब चेयर पर नहीं बैठेंगे तो क्या उन 14 दिन के दौरान भी जब नोटिस सर्व हो गया चेयर पर नहीं बैठेंगे उपराष्ट्रपति, स्पीकर की चेयर पर, बिल्कुल, क्योंकि या विचार सिर्फ जब महाअभियोग प्रस्ताव ले आए 14 दिन बाद उसके बाद से नहीं बैठेंगे? उसके बाद से नहीं बैठेंगे, उसके मतलब 14 दिन बैठ सकते हैं, जैसे ही, हाँ 14 दिन बैठ लेंगे, 14 दिन के बाद 14 दिन के बाद जब राज्यसभा के अंदर जी ये महाअभियोग प्रस्ताव पेश होगा, उसके बाद नहीं बैठ पाएंगे। उसके बाद नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि हमको पता है ना कि जो संसद है, संसद के दोनों जो सदन हैं उनको एक विशेषाधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 105 से 194 तक। 105 में लोकसभा और राज्यसभा के माननीय सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार है, वही 194 में विधानमंडल दल के सदस्यों को विशेषाधिकार है। वो मैं एक जगह एक बहस में यही तो कह रहा था कि जब सत्रावसार न हुआ हो तब सदन के अंदर बयान देना और सदन के बाहर बयान देना, दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि सदन के अंदर दिया गया बयान उनका विशेषाधिकार है, सदन के बाहर दिया गया बयान वो अलग बात है। तो इसीलिए जो माननीय सदस्य हैं उनको कुछ विशेषाधिकार हैं, और उसी विशेषाधिकार का वो जब अपना पालन करते हैं तब ये बात सामने आती है। और वो माननीय सदस्यों को अगर कुछ बात माननीय सभापति महोदय की बुरी लगी है या उनको वो दुर्व्यवहार के रूप में लेना चाहते हैं, तो तब ये अभियोग आ रहा होगा, जो मैं समझ पा रहा हूँ। अभी तो इस पर मीडिया में ही बात है, कोई क्लियर नहीं बात तो नहीं। एक तकनीकी कारण बताइए, इससे पहले भी हुआ था जब उपसभापति हरिवंश राय के खिलाफ जो है, हरिवंश जी के खिलाफ विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया था, महाअभियोग नहीं अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन उसको भी तत्कालीन जो स्पीकर थे हाउस के उस समय, वेंकैया नायडू जी जो उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने सुनने से, ग्रहण करने से इनकार कर दिया था और 14 दिन के नोटिस का हवाला दिया था। अब ये तो स्वयं स्पीकर के खिलाफ है जी। अब सदन का स्थगन यदि कल किया गया है तो सदन का स्थगन नहीं भी करते तो भी 14 दिन तक तो कुछ होना नहीं था, कल वो नोटिस दे सकते थे। अब जो नई हालत है, सदन स्थगित हो गया है, क्या अभी भी नोटिस को सर्व किया जा सकता है? क्या ये स्पीकर को देना होता है या राज्यसभा सचिवालय में राज्यसभा के सचिव को देना होता है? नोटिस तो सभापति महोदय को ही जाएगा, जिनके खिलाफ महाभियोग आ रहा है, नोटिस उनको जाएगा और उसकी प्रति हाउस को जाएगी, हाउस के जो अब उपसभापति हैं जो उनको जाएगी, कॉपी तो जाएगी। और ऐसा नहीं है, पूर्व में भी, क्योंकि ये जो महाभियोग है ये राष्ट्रपति जी पर, उपराष्ट्रपति जी पर और सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस गणों पर, हाई कोर्ट के जस्टिस गणों के खिलाफ लाया जाता है। और 2015, 2016, 2018 में थोड़ा जोर से बोलेंगे आप, मुझे आवाज कम आ रही है आपकी। करंट दीपक मिश्रा का केस है 2018 का, जब उनके खिलाफ ये आया था तो वो उस समय वेंकैया नायडू जी थे, उन्होंने ही खारिज कर दिया था, उपराष्ट्रपति जी ने, उन्होंने ही खारिज कर दिया था। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जब राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी पर जब ये महाभियोग आता है तो अंतर सिर्फ इतना है कि जब राष्ट्रपति महोदय पर ये कभी आता है तो उसकी जांच होती है, उसकी दोनों सदनों, वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय पर जब महाभियोग आता है तो वो केवल राज्यसभा में पेश होगा, भले ही उसका साधारण बहुमत लोकसभा से भी होगा, लेकिन पेश वो राज्यसभा में होगा। और उसके लिए कोई जांच समिति नहीं है, जैसे राष्ट्रपति महोदय के मामले में जांच समिति बनती है, वो संसदों की समिति बनती है या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बनती है। इस घटना में ऐसा नहीं है, इसलिए ये राष्ट्रपति महोदय से आसान है उपराष्ट्रपति महोदय का महाभियोग प्रस्ताव लाना। और वो 14 दिन का नोटिस है, 1/4 सदस्यों के दस्तखत उस पर होने चाहिए, और जब वो प्रस्ताव, जब उस पर मतदान होगा तो 2/3 सदस्यों के बहुमत से वो पारित होना चाहिए। ये साधारण सी प्रक्रिया। अच्छा, मुझे जरा हम दर्शकों को समझाइए, सामान्य तौर पर विधायक या सांसद अपने प्रश्न पूरक अनुपूरक जिस तरह के होते हैं, कोई शॉर्ट टाइम नोटिस देना होता है, कहीं तात्कालिक बाढ़ सूचना देनी होती है, याचिकाएं लगानी होती हैं, ये ऑन बिहाफ ऑफ अध्यक्ष जो स्पीकर होता है उसके सचिव को देते हैं। ये सारे प्रश्न, सारी सूचनाएं उनको देती हैं, वो रिसीव इस बिहाफ पे करता है कि ही उनके बिहाफ पे कर रहा है, और उन्हीं का जो सचिवालय है वो इस पर आगे की प्रक्रिया करता है, क्योंकि कागजी प्रक्रिया करना, उसकी पड़ताल करना, वो नोटिस बाकायदा प्रिंट होना, ये सब काम तो वही करेंगे जिनका काम, जो कर्मचारी हैं। तो जो सारे नोटिस, जब सारी चीजें सचिव ऑन बिहाफ ऑफ चेयर लेते हैं, हमेशा उन्हीं के ऑफिस में दी जाती हैं, विधायक गणों राज्यों में दें चाहे सांसद गण लोकसभा में या राज्यसभा में दें,
तो इस वाले में जो आप कह रहे हैं कि स्वयं धनखड़ जी ही लेंगे, नहीं नहीं नहीं, सदन इस समय चल नहीं रहा है और सदन की चेयर तक पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि पीठ की चेयर तक तो वैसे भी नहीं पहुंच सकते। सिर्फ आप कभी बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है तो उनकी आज्ञा से उनके उनके अर्दली या किसी को कहा जाता है, वहां तक पहुंचाया जाता है कागज की पर्ची को, लेकिन ये आमतौर पर नहीं होता। तो क्या धनखड़ जी ही लेंगे या हाउस इस समय स्थगित है, ऐसे में लोकसभा सचिवालय या राज्यसभा सचिवालय को, उनके सचिव को या जो सर्वोच्च अधिकारी है, जो पदनाम है, उनके ऑफिस में इस नोटिस को सर्व किया जाए, क्योंकि ऐसे में तो फिर ये प्रक्रिया ही बंद हो जाएगी। आपने एक बार सदन स्थगित कर दिया, आप बच गए, ये तो एस्केप हो गया। राजीव जी, ऐसा है कि 2-3 चीजें हैं, एक सत्रावसान है, एक स्थगन है और एक विघटन है। तीनों अलग अलग बातें हैं। सत्रावसान का मतलब इस सत्र का अवसान हो गया है अगले 6 महीने तक के लिए, या 6 महीने का जो कालखंड बीच में रखा गया, और स्थगन का मतलब हो गया जो बैठक चल रही है उसको एडजॉर्न करना, कि आज सत्र चल रहा था और किन्हीं कारणों से वो 2 बजे तक स्थगित कर दिया या नेक्स्ट डे के लिए स्थगित कर दिया है। नहीं, ये अनिश्चित काल का स्थगन है। हाँ, ये अनिश्चित काल का स्थगन है। इसके बाद संभव है कि सीधे आप जो है, ये संविधान में स्थापित विधि है कि आपको सत्र 6 महीने की अवधि के अंदर बुलाना होगा, साल में 2 सत्र होंगे। ये स्थापित ये रूल है, ये संविधान में नियम है, ये बंधा हुआ नियम है लोकसभा राज्यसभा के लिए। और विघटन का मतलब होता है कि पूरा सत्र का विघटन मतलब भंग हो जाना। ये 3 अलग अलग बातें हैं। अब चूंकि महाभियोग की प्रक्रिया एक पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में आप जिसके खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं, नोटिस उनको देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आपके खिलाफ हम क्यों नोटिस ला रहे हैं उनको। वो ठीक है, बट हु विल बी द रिसीवर ऑफ नोटिस? धनखड़ जी अगर विदेश चले जाएंगे, महाअभियोग जैसा बड़ा मामला है, तो कोई ना कोई तो रिसीवर नियुक्त किया होगा ना। तो लोकसभा सचिवालय उनके लिए ही सारे कागज लेती है, तो क्या जो उनका राज्यसभा सचिवालय है वो रिसीवर हो सकता है? देखिए, जब भी हम राज्यसभा या लोकसभा से संबंधित कोई बात करते हैं तो वहां के माननीय सभापति महोदय या माननीय लोकसभा अध्यक्ष को ही संबोधित करके करते हैं। अब चूंकि ये राज्यसभा के माननीय सभापति उपराष्ट्रपति महोदय के खिलाफ बात हो रही है, तो उसके बाद उपसभापति महोदय हैं, तो उनको संबोधित करके उन्हीं के सेक्रेटरिएट को तो जाएगा और किसको जाएगा। लेकिन जिनके मैं ये कह रहा हूं कि यही मैं समझना चाह रहा हूं कि सदन तो स्थगित हो गया, पर नोटिस अभी सर्व कर सकते हैं, रिसीव करा सकते हैं उनके सचिवालय को। अब अगर इन्होंने नोटिस रिसीव करवा दिया, ऐसे में क्योंकि सदन स्थगित है, अगले 14 दिन के बाद सदन चलना है कि नहीं चलना है, ये कोई गारंटी है नहीं। तो 14 दिन की म्याद के बाद, इस नोटिस के बाद स्पेशल हियरिंग करनी पड़ेगी। अगर 50 से अधिक सांसदों के साइन है तो विशेष सत्र आहूत करना पड़ेगा इसके लिए 14 दिन के बाद, क्योंकि महाअभियोग आ गया या महाअभियोग आ रखा है और सदन स्थगित कर दिया गया, तो आप इंतजार करते रहें, ये सदन ना बुलाएं, शीतकाल में ही बुलाएं जब शीतकालीन सत्र होना है, तो 3-4 महीने का एक्सटेंशन दे दें। और इस बीच 10-11 सीटों के लिए चुनाव होने लोकसभा की, माफ कीजिएगा राज्यसभा की, राष्ट्रपति जी ने भी नामित करना है। फिर इंतजार किया जाए कि बहुमत हमारा आ जाए। क्या ये एस्केप के मार्ग हैं इनके पास अभी? या अगर नोटिस ये सर्व कर देते हैं तो 14 दिन के भीतर विशेष सत्र बुलाकर, विशेष दिवस बुलाकर इस महाअभियोग के प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होगी, और तब जब चर्चा होगी दोनों सदनों में चर्चा होगी, जहां तक मेरी जानकारी है, आप क्लियर करेंगे, तब लोकसभा में भी चर्चा होगी, तब एग्जाम्पल दिए जाएंगे देश भर में इससे पूर्व में क्या क्या घटनाक्रम हुए हैं लोकसभा सचिवालयों में, इससे पूर्व जो प्रस्ताव आए उनका जिक्र होगा। लोग जिक्र करेंगे कि पूर्व के जो उपराष्ट्रपति रहे हैं, पुराने जो स्पीकर्स रहे हैं, उनका आचरण कैसा था, पीठ का आचरण इस बार कैसा हुआ है, पीठ का व्यवहार कैसा है सांसदों के साथ। लोकसभा में भी चर्चा चलेगी, सोमनाथ चटर्जी से लेकर तमाम स्पीकरों के जो उदाहरण दिए उनके उदाहरण सेटअप होंगे। ये एक लंबे समय तक जब तक चर्चा, जिस अनुपातिक संख्या में सदस्यों को बोलना है, हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन चाहिए, और दुनिया भर में से देखा जाए, क्योंकि भारत में यह पहला उदाहरण होगा, लेकिन यह होगा तब यदि 14 दिन के बाद, ये बाध्य हो नोटिस के बाद, कि विशेष सत्र बुलाया जाए। आप ये बताइए, क्या इनके पास एस्केप है मानसून के बाद अब सीधे शीतकालीन सत्र का, या नोटिस सर्व होने के बाद 14 दिन के बाद इनको आना ही पड़ेगा?
देखिए राजीव जी, सत्र को बुलाना और उसका सत्रावसान करना ये माननीय राष्ट्रपति महोदय का अधिकार है। और माननीय नहीं, राष्ट्रपति अभी महोदय सत्रावसान नहीं हुआ है, अभी स्थगन हुआ है अनिश्चित काल के लिए। सत्रावसान ही इसे कहते हैं, विघटन नहीं हुआ है। अनिश्चित काल के लिए सत्र का अवसान हो गया है। मैंने आपको कहा ना कि सत्रावसान, स्थगन और विघटन 3 अलग-अलग बातें हैं। अभी सत्रावसान हुआ है और ये सत्र को पुनः बुलाना ये माननीय राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री जी की सलाह पर करते हैं, जब भी सत्र को आहूत करना होता है। लेकिन चूंकि ये महाभियोग का प्रकरण अगर आता है तो ये इसका जिक्र अनुच्छेद 61, 67B, 124, 5, 217, 218 इनमें इसका विस्तार से वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। तो 267B स्पेसिफिक माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के लिए किया गया है। और जब भी माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के खिलाफ महाभियोग जैसी कोई बात आती है तो उसके लिए सीधी सी मैंने आपको कहा कि पहले उच्च सदन जहां के वो माननीय सभापति महोदय हैं, वहां के 1/4 सदस्यों का नोटिस 14 दिन पूर्व देना ये बहुत अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद वो प्रस्ताव आएगा और जो संकल्प होगा उस संकल्प पर चर्चा होगी और उसको 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। ये सिंपल सी बात है। और जो राष्ट्रपति महोदय के खिलाफ महाभियोग आता है, उस महाभियोग से उपराष्ट्रपति महोदय के खिलाफ जो महाभियोग होता है वो थोड़ा आसान होता है, क्योंकि वहां दोनों सदनों की बात होती है। यहाँ एक सदन की बात है, भले ही इसमें भी लोकसभा के साधारण बहुमत की बात की गई। जी नहीं, ठीक है, आपकी सारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आप दे रहे हैं। सिर्फ अंतिम जानकारी, क्योंकि इससे मामला उलझ रहा है। अगर 70 सांसदों ने दस्तखत कर दिए हैं तो जो औपचारिकता आप कह रहे थे सांसदों का कोरम, वो तो पूरा हो गया, उससे आगे चला गया है। अब ये विपक्ष के सूत्र जानकारी दे रहे हैं। अब अगर विपक्ष नोटिस को थमाता है तो क्या 14 दिन बाद इस पर चर्चा और मतदान होगा, या जब कभी संसद चलेगी, जब कभी राज्यसभा चलेगी तभी इस पे बात होगी? मतलब ये अवैधान मिल गया है कुछ समय के लिए, या बाध्य है 14 दिन बाद? क्योंकि 14 दिन का जिक्र है उसमें, क्योंकि 14 दिन बाद अगर सत्र नहीं चल रहा, संसद नहीं चल रही होगी, तो नोटिस देंगे कैसे? नोटिस तो अभी दे देंगे, लेकिन महाअभियोग प्रस्ताव उसके भीतर कैसे लाएंगे राज्यसभा के अंदर? मैं ये मान के चल रहा हूं जो आप समझा रहे हैं, ऐसा लगता है कि जब तक संसद का शीतकालीन सत्र नहीं होता तब तक का बचाव का मार्ग मिल गया है, क्योंकि सत्र जब चलेगा ही नहीं तो अंदर जाके प्रस्ताव देंगे कैसे? अब हम इसको ये कह सकते हैं कि ये माननीय राष्ट्रपति महोदय के पाले में गेंद चली गई है। और माननीय राष्ट्रपति महोदय क्योंकि नेता सदन से विमर्श करने के बाद ही सत्र को आहूत करते हैं, तो अगर ये नोटिस है तो इस पर माननीय राष्ट्रपति महोदय सत्र तो बुलाना पड़ेगा। फिर सत्र बुलाएंगे तभी तो डिस्कशन होगा, तभी तो इस पर चर्चा होगी। तो ये माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास ही ये अधिकार है। अच्छा, एक चीज और बताइए, सामान्यतः सदन के अंदर होने वाली गतिविधियों पर कोर्ट संज्ञान नहीं लेता। वहां के दिए गए भाषण, वक्तव्य, उनको भी नहीं माना जाता, आधार नहीं बना सकता कोर्ट में। कोर्ट भी ये मानता है कि ये कानून बनाने वाली इकाई है, इसलिए हम यहां इंटरफेयर नहीं करेंगे सदन के भीतर जो हुआ। लेकिन इस मामले में क्योंकि पहली बार हो रहा है और पहली बार बहुत सारे संविधान विशेषज्ञों की पहल, कानून के लकीरों को पुनः पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, और ऐसी प्रक्रिया यदि आती है तो क्या कोई भी व्यक्ति या प्रभावित सांसद या सांसदों का वो समूह जो नोटिस देने को तैयार है, जिसने नोटिस दिया है, क्या वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है? क्योंकि अभी तक कोर्ट का काम जो संविधान को की व्याख्या देना और तदनुसार उसका अनुपालन सुनिश्चित करवाना, कानून बनाना नहीं है। लेकिन चूंकि ये आज तक व्याख्यापित ही नहीं हो पाया, तो ये पहली बार का मामला है, तो क्या कोर्ट में जाने की गुंजाइश है? अपील किया जा सकती है यदि बचना भी चाहे, बचाना भी चाहे स्वयं को सत्ताधारी दल, जब चेयर को मदद करना चाहे? राजीव जी, मैंने पहले भी कहा कि भारत में जो हमारा संविधान है उसमें नागरिकों को अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूलाधिकार मिले और वैसे ही संसद के माननीय सदस्यों को अनुच्छेद 105 में विशेषाधिकार है। और वो विशेषाधिकार वाक और अभिव्यक्ति का विशेषाधिकार है, उनकी स्वतंत्रता का, स्पीच का विशेषाधिकार है। जो वो सदन के अंदर भाषण करते हैं उसका उनको विशेषाधिकार है। आपको ध्यान होगा पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस सीबीआई के केस में
यही तो हुआ था जब ये आरोप लगा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों ने रिश्वत लेकर वोटिंग कर दी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जिन सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा लिया है, चूंकि वो उनका विशेषाधिकार है, इसलिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। जो सांसद अब्सेंट रह गए थे, उन पर मुकदमा चला। तो जो सांसद सदन के अंदर जो उनकी कार्रवाई है, वो उनका विशेषाधिकार है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें जोड़ रहा हूं, इस पूरे महाभियोग वाले परिचर्चा में अनुच्छेद 92 का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँ। अनुच्छेद 92 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उनका पीठ पर न होना, ये बड़ी बात है। और इसका क्लॉज 2 92 का क्लॉज 2 अगर आप देखेंगे, इसको मैं पढ़कर सुना देता हूं। जब उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का कोई संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है, तब सभापति को राज्यसभा में बोलने और उसकी कार्रवाइयों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किंतु अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्रवाई के दौरान किसी अन्य विषय पर मत देने का बिल्कुल अधिकार नहीं होगा। मतलब वो कार्रवाई को बैठकर तो सुन सकते हैं, लेकिन आसन पर नहीं बैठ सकते हैं। ये बात है इस पर। और वोट भी नहीं दे सकते क्योंकि पदेन सभापति हैं। चलिए, आपने बहुत सारी जानकारियां दी शांति प्रसाद भट्ट जी। ये तमाम तकनीकी पहलू हैं क्योंकि भारत में अगर ये होगा, तो पहली बार होगा और ऐसी स्थिति ना आए, ज्यादा अच्छी बात है जी। एक मिनट आज जी बोलिए। आप देखिए ना, 1977 से पहले जो परिचर्चा आप और हम आज कर रहे हैं सदन की, हम तो ये भी नहीं कर सकते थे। तब जो विशेषाधिकार हाउस का होता था, उसको बाहर कोई मीडिया छाप नहीं सकता था, कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं हो सकती थी। लेकिन 1977 में इस पर स्पेशल संशोधन किया गया और अब आप और हम एक स्वतंत्रता के तहत ये परिचर्चा कर रहे हैं, नहीं तो हम ये भी नहीं कर सकते थे। अभी आपसे बहुत सारी परिचर्चा करते रहेंगे क्योंकि आपकी आवश्यकता पड़ती रहेगी, आपका अध्ययन देश के काम आए। फिलहाल शांति प्रसाद भट्ट जी, आपका बहुत शुक्रिया। हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।